हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग टॉपिक 4 पढ़ रहे थे साइंस पेडागोजी में, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स के जो पार्ट है वो बना दिए हैं। मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ये इसका लास्ट पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकीकृत उपागम। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं कि जो विज्ञान है उसे हमें एकीकृत रूप में पढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है, किसने ये कहा था, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो है आपको समझने की ज़रूरत है कि एकीकृत उपागम होता क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से क्या मतलब है कि जब शिक्षक जो है वो किसी भी विषय, कोई भी विषय है उसके जो उप विषय हैं या अलग अलग जो विषय हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग अलग रूप में ना पढ़ाकर एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, एक साथ कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके पढ़ाते हैं, तो वो उपागम जो होता है वो हमारा एकीकृत उपागम कहलाता है। तो शिक्षक के उस दृष्टिकोण से जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है, हमारा एकीकृत उपागम होता है। अब विज्ञान जो है, विज्ञान में इससे क्या तात्पर्य है, विज्ञान को हम कैसे एकीकृत उपागम के द्वारा पढ़ा सकते हैं। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करने का आधार ये है कि इस विषय के जो अन्य उप विषय हैं, ठीक है, जो सब सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा भौतिक हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, तो इन सब को क्या करना है, हमें अलग अलग ना पढ़ा के हमें एक साथ पढ़ाना है। इनकी जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है इनका, उसे हमें कैसा करना है, एक दूसरे के साथ, क्योंकि विज्ञान के जो उपविषय है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। तो हम ये कहा गया कि छोटे क्लास में इन्हें अलग अलग ना पढ़ाकर इन्हें एक साथ एकीकृत रूप में पढ़ाएं, और उसके लिए हम एकीकृत अप्रोच, एज अ टीचर, साइंस टीचर, हम एकीकृत अप्रोच को इस्तेमाल करें। जैसे आप एक उदाहरण से बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। मान लिया कि आप शिक्षक हैं और आपको पानी के विषय में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, जल के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो आप इसे एकीकृत जो रूप है उसमें हम कैसे पढ़ाएंगे। तो आप क्या है, जल के बारे में बताते हैं कि आपका एक चैप्टर है आपकी साइंस बुक में, जल। अब वहाँ पे जब आप उसको एकीकृत रूप में दिया गया है तो कैसे दिया जाएगा कि उसमें क्या बताया जाएगा, सबसे पहले तो कि जल हमारे धरती में, हमारे पर्यावरण में कहाँ कहाँ पाया जाता है और इससे से हमें किस तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो पार्ट हो गया वो तो हो गया भौतिक विज्ञान का। दूसरी बात हम उसी भी चैप्टर में देखेंगे कि पानी का अणुसूत्र क्या है, पानी में कौन कौन से अणु से मिलकर बना है, ठीक है, पानी जो है उसका पीएच मान क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद पानी का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अनिवार्यता है, पानी क्यों ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, और उससे अगर कुछ ही तरह की गंदगी हो गई यानी प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया तो उससे कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये आता है जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो आपने देखा होगा कि जो साइंस है, जो 10th लेवल तक साइंस है, उसे अलग अलग मतलब कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को आप अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ के सिर्फ टोटल साइंस में हम सबको पढ़ते हैं। तो इस तरह से चैप्टर डेवलप किया जाता है कि जिसमें हम उसके भौतिक जो साइड है यानी कि फिजिकल साइड जो है, केमिकल साइड जो है, और जो बायोलॉजिकल साइड है किसी भी टॉपिक की, उस सबको हम स्टडी करें। तो ये पूरा क्या होता है, ये क्या है कि विज्ञान को हम एक एकीकृत उपागम के रूप में अध्ययन करते हैं। अब ऐसा करना किया क्यों गया वो भी हम आगे देखेंगे। तो एकीकृत उपागम जो है वो किस पे जोर देता है या किस सिद्धांत पर काम करता है, ये समन्वय तथा समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटेड, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, अलग अलग विषय जो है उनको क्या टुगेदर, एक साथ करके और कोऑर्डिनेट करके, यानी एक दूसरे से वो क्या किस तरह से संबंधित हैं, ठीक है, वो समझाकर उस पक्ष को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही विद्यमान रहता है तथा इसे एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। तो इसलिए हमें इस जो सिद्धांत है इसको ध्यान में रखकर विज्ञान को पढ़ाना है। एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान पर भी जोर देता है, साथ साथ में जो एकीकृत उपागम है वो क्या कर रहा है, व्यवहारिक ज्ञान पे भी जोर दे रहा है, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। यानी व्यवहारिक ज्ञान से क्या मतलब है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे अपने व्यवहार में भी लाओ, ठीक है,
अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ो। तो सभी विषयों को पढ़ने के लिए इसके व्यवहारिक पहलू पर ध्यान दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि एकीकृत उपागम से संभव है। शिक्षण के एकीकृत उपागम के महत्व को ध्यान में रखकर ही विज्ञान की पाठ्यचर्या को एकीकृत रूप में पढ़ाने पर जोर दिया जाता है और इसमें विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। यानी कि आपका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एकीकृत उपागम का इस्तेमाल करोगे, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस अप्रोच से साइंस को पढ़ा रहे हो तो आपका जो स्टूडेंट है वो भी कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय उनकी भागीदारी होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। विज्ञान में सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। विज्ञान को एकीकृत उपागम के द्वारा सिखाया जा सकता है। जब विज्ञान शिक्षा की बात आती है तो एकीकरण का अनुप्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है। यानी कि आप विज्ञान में अगर बात करते हैं तो विज्ञान में तो बहुत ज़रूरी है कि हम विज्ञान को, स्पेशली जब हम छोटे लेवल पे सिखा रहे हैं तो विज्ञान को एकीकृत करके सिखाएं, क्योंकि उस लेवल पे बच्चे इतने नहीं होते कि उसे अलग अलग विषय में समझ पाएँ। वो फिर क्या है ना, एक दूसरे में वो कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जल का जो वाटर का जो भौतिक पक्ष है या जो रासायनिक पक्ष है या जो जैविक पक्ष है उसमें वो कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम शुरुआत में उन्हें क्या है, एकीकृत रूप में ही किसी भी विज्ञान के का जो विषय वस्तु है उसको समझाएं। अब ये सुझाव दिया किसने था? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम में एकीकृत उपागम सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेसर DS कोठारी, जिनसे आप सभी जानते हैं कौन थे वो, तो उनकी अध्यक्षता में गणित शिक्षा आयोग भारत में शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा वो जो भारत की जो शिक्षा के क्षेत्र में उसमें बहुत उभर कर आए, माइलस्टोन साबित थे। उन्होंने क्या बोला कि 10+2+3 पैटर्न को लागू करने के लिए रास्ता तैयार किया। उन्होंने 10+2+3 पैटर्न जो है वो लागू करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। उसके लिए क्या किया उन्होंने, इसके लिए नेशनल करिकुलम कमेटी बनाई उन्होंने और उसके लिए एक नया पैटर्न जो है बनाने की सिफारिश की और कुछ दिशा निर्देश दिए, जिसका शीर्षक था द करिकुलम फॉर द 10-year स्कूल ए फ्रेमवर्क 1975। तो ये था उस जो भी उन्होंने क्या कहते हैं सिफारिश दी, उसका शीर्षक दिया कि द करिकुलम फॉर द 10-year स्कूल ए फ्रेमवर्क। 10-year स्कूल यानी कि 10th तक, यानी फर्स्ट क्लास से 10th तक का जो 10 साल का सफ़र होता है स्कूल का, उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया, और जो कि विज्ञान और गणित सहित सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। अब इस दस्तावेज में क्या मुख्य बातें थी, यानी उन्होंने क्या बातें बताई इस दस्तावेज में, तो पहला था कि विज्ञान और गणित सहित सभी विषय सामान्य शिक्षा की तरह ही 10वीं तक अनिवार्य किए जाए। यानी उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से बच्चा फर्स्ट से 10th क्लास तक दूसरे सब्जेक्ट हैं वो हिंदी इंग्लिश हैं इनको पढ़ता है, उसी तरह से विज्ञान और गणित को भी, या सोशल साइंस है उसी तरह से विज्ञान और गणित को भी 10th तक पढ़ें। क्योंकि आपने देखा था कि बीच में क्या था कि 8th के बाद यानी 9th में तो बच्चों के पास ऑप्शन था कि वो साइंस पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, मैथ पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, तो अनिवार्य विषय नहीं थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 10th जो है उस 10th तक विज्ञान और गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाए। दूसरी बात कही गई कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन यानी EVS की तरह पढ़ाया जाए। ठीक है, थर्ड सिफारिश की गई कि उच्च प्राथमिक और मध्य स्तर पर विज्ञान को एक संगठित विषय ही माना जाए, अर्थात अलग अलग विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में ना विभाजित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एकीकृत रूप में यानी संगठित विषय के रूप में विज्ञान को पढ़ाया जाए, अलग अलग विषयों के रूप में ना पढ़ाया जाए। और लास्ट बात कही गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर उन दिनों प्रचलित अनुशासनिक उपागम या विभाजित उपागम, उस समय डिसिप्लिनरी अप्रोच चलती थी जिसमें जो विषय हैं वो अलग अलग रूप में पढ़ाए जाते थे। तो बोला गया कि उस अनुशासित अप्रोच उपागम यानी कि डिसिप्लिनरी अप्रोच की बजाय विज्ञान को समेकित यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच की दृष्टिकोण से पढ़ाया जाए और उसके लिए ये दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण जो है उसको अपनाया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो थी 1975 की बात, जो NCF 1975 सबसे पहली बार आया। उसके बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति
ठीक है। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, पहले की तरह ही इसने भी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को पर्यावरण अध्ययन के तहत ही पढ़ाए जाने का सुझाव दिया। तो इन्होंने भी इस बात को माना कि जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पर हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग ना पढ़ाकर पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाएंगे। ठीक है। उसके बाद आया हमारा इसके ही जो सुझाव थे उसको फॉलो करते हुए NCF 1988 आया हमारा दूसरा NCF। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर भी एक बुक प्रस्तुत की गई जिसका नाम था प्रथम 10 वर्षों तक की शिक्षा, और उसमें ये समझाया गया कि माध्यमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई एक ही विषय के रूप में होनी चाहिए, ना कि इसे विभिन्न विषयों में बांटकर पढ़ाया जाए। तो आपने देखा कि जितनी भी नीति आई या जितना भी NCF आए उन सब में यही चीज़ बोली गई कि विज्ञान को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाए। इसके अलावा जो छोटी क्लास है वहाँ पे विज्ञान और पर्यावरण जो हमारा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है उसको पर्यावरण अध्ययन के साथ जोड़कर उसके माध्यम से ही पढ़ाया जाए। यानी कि हमेशा से इसी बात पे जोर दिया गया कि विज्ञान के जो विषय हैं अलग अलग उनको एकीकृत उपागम के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो जो NCF 1988 आया उसने भी इसी बात पे जोर दिया, और उसने क्या किया कि एक ही विषय के रूप में होनी चाहिए पढ़ाई कही, और इसके लिए विभिन्न विषयों में बांटकर ना पढ़ाया जाए, ये बात कही गई। और उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के एकीकृत कोर्स के लिए कुछ निर्देश दिए NCF 1988 में। क्या निर्देश दिए कि जब आप विज्ञान के जो अलग अलग विषय हैं उनको एक साथ पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की पढ़ाई के लिए दैनिक जीवन के अनुभव से जुड़ाव, यानी जो भी आप वैज्ञानिक सिद्धांत उनको सुझाएंगे या सिखाएंगे उनको उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। दूसरी बात, विज्ञान शिक्षा में प्रक्रिया और हस्त सिद्ध क्रियाकलापों पर ज़्यादा जोर देना है, ना कि परिणामों पर। यानी आपको बच्चों से एक्टिविटी करानी है, प्रयोग कराने हैं, लेकिन खूब सारे कराने हैं, उनके परिणामों पे ध्यान नहीं देना कि बच्चा कर पा रहा है, रिजल्ट निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। बस आपको उनसे एक्टिविटी करवानी है ताकि वो उसके माध्यम से जो परिकल्पनाएँ हैं विज्ञान की उनको सीखें। नेक्स्ट बात कही, विज्ञान शिक्षा से कुछ खास मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे कि ईमानदारी, निष्पक्षता। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि पाठ्यचर्या शिक्षण के विभिन्न तरीके अपनाएं ताकि विविध पृष्ठभूमि वाले छात्रों की मदद हो सके। अब क्लास में क्या होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, तो आपको उनके लिए क्या करना है कि सभी को आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सफल हो, सभी को समझ में आए, उसके लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना है। नेक्स्ट बात कही कि शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी के बहुआयामी बौद्धिक स्तर को भी ध्यान में रखना है। यानी कि एक जो शिक्षक विद्यार्थी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुआयामी बौद्धिक स्तर के होते हैं, अलग अलग बौद्धिक स्तर के होते हैं। किसी का बौद्धिक स्तर IQ लेवल कुछ होता है, किसी का IQ लेवल कुछ होता है, तो उन सबको ध्यान में रखकर आपकी शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। और लास्ट बात कही गई कि कक्षा में पाठ पूर्ण होने के बाद उस पर चर्चा भी की जानी चाहिए, डिस्कशन भी किए जाने चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि किस बच्चे को कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया, कहाँ पे कमी है, क्या और सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई और ये था हमारा एकीकृत उपागम, और यहीं पे हमारा ये टॉपिक 4 जो है वो कंप्लीट होता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे जिसमें हम विज्ञान शिक्षण की विधियों को देखेंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।